हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में जी हाँ सामाजिक विज्ञान के 5 नंबर वाला वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हर एक बार ऐसा क्वेश्चन क्या करता है, एग्जाम में छपता है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आने का क्या रहता है, पूरी पूरी संभावना रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि यदि आप लोगों को मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा तो आप लोग खुद क्वेश्चन बैंक उठाइए, खुद सारे प्रश्न को एनालाइज और रिसर्च कीजिए। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये सारे प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आने का क्या रहता है, पूरी पूरी संभावना रहता है। ठीक है, मैं दावे का साथ कह सकता हूँ कि यदि आप लोग इन सारे प्रश्न को याद करके समझ के एग्जाम हॉल में जाइएगा तो 10 से 15 नंबर समझो क्या हो गया, आपका पक्का हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5-5 6 बार रिपीटेड बाय रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से छापता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स देता है। आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को क्या करूंगा ना, बहुत ही सरल शब्द में समझाने का, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, सारे प्रश्न का आंसर एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। आप लोगों को क्या करना है ना, मेरी बातों पर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक, ठीक है, मेरा वीडियो जब अंत हो जाएगा तो इन सारे प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, यूट्यूब या फिर कहीं के प्लेटफॉर्म पे जाइएगा। ठीक है, और इन सारे प्रश्न का मतलब सर्च करके इसका आंसर याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। एग्जाम हॉल में तहलका मचाना है तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों। ठीक है, मैं आप लोगों को वही पढ़ाता हूं जो एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, एग्जाम में लाइव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं और मैट्रिक एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, तो देखो आज का पहला प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड के बारे में टिप्पणी लिखे जो कि आपका एग्जाम में 5 नंबर के लिए छपेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3-3 4-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या लिखना है, हमें एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बात करूं, जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब भी हम बात सुनते हैं तो यह घटना जो है ना, ये इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है। ठीक है, आज भी जब इतिहास के पन्ने को जब हम लोग पलटते हैं और जलियांवाला बाग नामक कहानी को जब हम लोग सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की मित्रों, तो यह घटना जो हुआ था वो 13 अप्रैल सन 1919 में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था मित्रों, 13 अप्रैल सन 1919 में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, वहां पर वैसाखी मेला का क्या हुआ था, आयोजन भी हुआ था। ठीक है, तो देखो ये कहां पर घटना हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। ठीक है, कहां पर, किस स्थान पर हुआ था, तो जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इस घटना की यदि हम लोग बात करें तो इस घटना में छोटे बड़े, माँ बाप, ठीक है, भाई बहने, सभी प्रकार के लोग क्या किए थे, वहां पर एक मेला का भी आयोजन हुआ था। ठीक है, तो मेला के उद्देश्य से और कई लोग अपने सरकार के विरोध में भी वहां पर गए थे। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मेला का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग अपने सरकार की जो नीति नियम कानून का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। फिर वहां का एक शासक रहता है जो कि बहुत ही क्रूर शासक रहता है, जी हाँ, जनरल ओडायर। ठीक है, वो वहां पर जाता है और वो वहां पर अपने सैनिक के बल पर जाता है। ठीक है, और बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वारंट के, ठीक है, बिना कुछ नहीं कहता और डायरेक्ट फायर करके सैनिक लोग को गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, फिर वहां के जो लोग क्या, पूरा एकदम वहां के जो जनरल ओडायर का सैनिक पूरा गोली चला रहा है, इधर उधर लोग भटक के, कूद के, दौड़ के। ठीक है, वहां पर एक कुआं भी था। ठीक है, कुआं में लोग कर अपनी मतलब देख कर अपनी जान देते हैं। ठीक है, हजारों लाखों की संख्या में क्या हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह घटना जो है मित्रों बहुत ही क्रूर और दर्दनाक घटना माना जाता है। ठीक है, इस घटना में एक आदमी केवल बचा था, जी हाँ, उद्धव सिंह। उसके बारे में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को आगे स्टोरी सुनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो बहुत ही इतिहास का दर्दनाक और क्रूर घटना माना जाता है। ठीक है, यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 में पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर घटित होता है। ठीक है, जिसमें जो जनरल ओडायर अपने सैनिक के साथ जाता है और बिना किसी वारंटी के, ठीक है, क्या कर देता है, गोलियां चलाने की आदेश दे देता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, रोलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, बोलेगा कि रोलेट एक्ट कानून क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रोलेट एक्ट की, तो देखो इस कानून की यदि हम लोग बात करें ना, तो इस कानून को हम लोग काला कानून अर्थात अंधा कानून के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, इस कानून को इसलिए काला और अंधा कानून कहते हैं क्योंकि इस कानून के तहत आप किसी भी प्रकार की कोई अपराध नहीं करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई अपराध और ना किसी भी प्रकार की कोई मतलब
क्राइम करके आपको क्या कर दिया जाता था, आपके ऊपर मुकदमा चला के लोगों को जेल में बंद किया जाता था। ठीक है, जैसे कि हम है, ठीक है, हम कोई भी गलती नहीं करेंगे फिर भी हमें पुलिस आएगा और हमें क्या कर देगा, लेके जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस कानून से काफी लोग क्या थे, परेशान थे। ठीक है, जाहिर सी बात है परेशान होंगे ही, जब आप कोई क्राइम करबे नहीं किएंगे और आपको पुलिस लेके थाना में बंद कर देगा। तो ये जो कानून था बहुत कह सकते हैं काला कानून और अंधा कानून था। ठीक है, बेहुदा कानून कह सकते हैं जिसे। ठीक है, तो इस कानून का लोग बहुत परेशान हो गए थे, फिर इसका जोरों जोरों से विरोध हुआ। ठीक है, इस कानून को हटाया। ठीक है, मतलब इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्न का भी आंसर याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, एग्जाम में तहलका मचाना है तो। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, इटली के एकीकरण पर टिप्पणी लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4-4-5 बार पूछा गया है। ठीक है, 5 नंबर के लिए आपका पेपर में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, पहला आपसे पूछेगा इटली का एकीकरण का पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि जर्मनी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिट गया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण पर क्या लिखे, टिप्पणी लिखे। ठीक है, इटली का पूछेगा या फिर जर्मनी का पूछेगा, दोनों में से एक आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इटली का एकीकरण या फिर जर्मनी का एकीकरण पर क्या लिखे, टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, इटली और जर्मनी का एकीकरण एग्जाम हॉल में याद करके समझ के 7 से 8 पॉइंट लिखिएगा, आपको एग्जामिनर 5 में 5 नंबर देगा ही देगा। ठीक है, देखो इटली के एकीकरण की जो हम बात करें मित्रों, तो क्या था, 19वीं सदी में जो इटली जो था वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य पर क्या था, विभाजित था। ठीक है, तो इटली को एकीकरण करने के लिए अर्थात एक जगह जोड़ने के लिए बहुत सारा समस्याएं अर्थात बाधा आ रही थी। तो इन प्रकार की सभी समस्याओं को समाधान में करते हुए पुनः इटली का एकीकरण कर दिया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्न का भी आंसर याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, तो देखो आप देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पर देखो, 1929 में महामंदी पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1929 ईस्वी में अफ्रीका में क्या हुआ था, महामंदी हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था ना, जो अमेरिका की शेयर बाजार पर भारी मात्रा में गिरावट आ जाती है। ठीक है, जिसमें लोग जो थे वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गए थे, गरीब हो गए थे। ठीक है, परेशान हो गए थे। ठीक है, जो लोगों को मतलब जो वहां पर जो कंपनियां थी, उस कंपनियां की जो उत्पादन वस्तु को कोई खरीद नहीं रहा था, जिसके कारण बड़े बड़े कंपनियां उद्योग सारे चीज बंद हो रहे थे। ठीक है, किसान का जो उपजाऊ फसल को खरीद नहीं रहा है, तो इसमें ज्यादा जो किसान भी पूरी तरह से गरीब हो गए थे। ठीक है, यह महामंदी जो था वो पूरी तरह से 3 से 4 वर्ष तक चला था। ठीक है, तो यह महामंदी का जो प्रभाव बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्न का भी आंसर याद करके ही जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मित्रों। ठीक है, देखो पांचवा प्रश्न क्या यहाँ पर देखो, एक देश से दूसरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार अपना उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लगभग 6 से 7 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो एक देश से दूसरे देश में किस प्रकार से अपने उत्पादन और सेवाएं का नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होता क्या है। ठीक है, जो एक देश से दूसरे देश में अपने उत्पादन और सेवाएं का नियंत्रण रखता है, ठीक है, अर्थात स्थापित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ठीक है, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हमसे प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर देखो कि एक देश में दूसरे देश में, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक ही देश में होता है। लेकिन सपोज करो यहाँ पर भारत है। ठीक है, ये क्या है, भारत है। ठीक है, भारत में कोको कोला का सपोज करो फैक्ट्री ब्रांच है। ठीक है, जो कि नेपाल में नहीं है। ठीक है, कहाँ है, नेपाल में नहीं है। तो क्या करेगा, भारत में जो वो कोको कोला वाला जो अपना ब्रांच स्थापित किया है और यहाँ भारत के लोगों को बेच रहा है, वो चाहेगा कि हम नेपाल में भी इसका फैक्ट्री क्या करें, स्थापित करें और वहां भी अपना ब्रांच खोले। ठीक है, वहां भी अपनी सेवाएं का मूल्य दे। ठीक है, तो ये चाहेगा अपने देश में भी स्थापित कर देगा। ठीक है, तो इस देश में स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या क्या जरूरत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहली बात क्या है, पहली बात की वहां पर सकुशल, ठीक है, सस्ता और सकुशल श्रम की मतलब उपलब्धता होना चाहिए। ठीक है, मतलब उपस्थित होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, वहां पर संसाधन की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, जब गाड़ी घोड़ा नहीं रहेगा तो उत्पादन वस्तु को कैसे ले जाएगा। ठीक है, गाड़ी घोड़ा का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, संचार। जी हाँ, यदि संचार का आवश्यकता रहेगा तब आपका जो प्रोडक्ट है उसको लोग जानेंगे। ठीक है, संचार के माध्यम से फैलेगा। ठीक है, चौथी बात क्या है, यहाँ पर संसाधन की होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वहां पर जो संसाधन बनने, ठीक है, जैसे कोको कोला को बनने के लिए वहां की जो वस्तु सामग्री का होना मतलब उपलब्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज क्या करती है, मायने रखती है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दूसरे देश में स्थापित अर्थात चलने के लिए। ठीक है, तो आइए क्या करेंगे, आप इस प्रश्न का भी आंसर देख कर ही जाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, मैं आप लोगों को सारे प्रश्न का आंसर दे देता, बट मेरे पास क्या है, बोर्ड जो है वो छोटा है। यदि एक प्रश्न का आंसर मैं लिखूंगा तो वीडियो जो होगा वो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सारे प्रश्न का आंसर एग्जाम हॉल में कहीं से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इसका याद करके समझ के ही जाइएगा। एग्जाम हॉल में तहलका मचाना है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछता है जो एग्जामिनर छापता है। ठीक है, और छापता वही है जो एग्जामिनर में मतलब बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो छठा प्रश्न क्या है, जर्मनी का एकीकरण, इसे भी आप लोग याद करके जाएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जर्मनी या फिर इटली, दो में से एक पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो
7वां प्रश्न क्या है यहाँ पर देखो, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जी हाँ, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यदि हम लोग बात करें वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण कहने का मतलब क्या होता है? वैश्वी मतलब विश्व, ठीक है, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की किसी दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है और उसमें वस्तु का आवाजाही एवं आवाजाही होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, सपोज करो जैसे कि यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर क्या बन रहा था? कोको कोला बन रहा था, ठीक है, और वहीं पर जो पाकिस्तान में कोको कोला नहीं बन रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा? भारत में तो कोको कोला का जो ब्रांच स्थापित है, लेकिन वो चाहेगा कि मतलब पाकिस्तान में नहीं है तो वो पाकिस्तान को भी सप्लाई करना चाहेगा, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा? अपना वस्तु को उसमें भी, पाकिस्तान में भी ले जाएगा और उसे बेचेगा और अपने विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है मित्रों कि वैश्वीकरण करने का मतलब होता है विश्व के किसी दूसरे देश की साथ जुड़ना, ठीक है, मतलब विश्व की किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना और मतलब वस्तुओं का आवाजाही और आगमन होना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इससे देश का विकास होने में बहुत ज्यादा मदद होती है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसका प्रश्न भी याद करेंगे। बात करें निजीकरण की, तो निजी मतलब किसी खास, ठीक है, निजीकरण कहने का मतलब है कि कोई भी मतलब कोई भी संस्था पर किसी खास निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं, ठीक है। उदारीकरण की यदि हम लोग बात करें, तो उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो सरकार द्वारा लगाया गया नियम कानून अवरोध को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग निजीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को क्या करेंगे? एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। मैट्रिक एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही पढ़ो जो एग्जाम में आए, ठीक है, क्वेश्चन वही पढ़ो जो क्या है? एग्जाम में आने का पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे जिसमें मैंने 3 नंबर वाला VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाया है, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? सारे प्रश्न का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे रिसर्च सर्च कीजिए और सारे प्रश्न को याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।